बच्चों, आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 6 देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था, तो इसका आंसर है सी विलियम जोन्स। प्रश्न 2, प्राच्यवादी किन्हें कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर है बी, एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग। प्रश्न 3, 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था, तो इसका आंसर है ए, थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर। प्रश्न 4, सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, उपरोक्त विचार था, तो इसका राइट आंसर है सी, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 5, 1854 के वुड्स डिस्पैच नीति पत्र में विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था हेतु निम्न स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर है डी, हैदराबाद। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वारेन हेस्टिंग्स प्राच्यवादियों के थे, तो भारी समर्थक। बी, वुड्स डिस्पैच नीति पत्र के द्वारा भारत में प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर शिक्षा अपनाने का निर्णय लिया गया, यूरोपीय। सी, 1854 के नीति पत्र द्वारा शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ, तो वुड्स डिस्पैच। डी, सन 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, बनारस। ई, महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भाषा में दी जानी चाहिए, भारतीय। प्रश्न 7, वर्नाकुलर से क्या आशय है, उत्तर, वर्नाकुलर से आशय मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। प्रश्न 8, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था, उत्तर, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन देशी समाज को सभ्य बनाना और उनके रीति रिवाजों और मूल्यों मान्यताओं को बदलना था। इसके लिए उन्हें कुछ बदलाव करने थे, जिससे भारतीयों को शिक्षित बनाना, सभ्य बनाना और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कदम उठाना था। प्रश्न 9, शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष के क्या विचार थे, उत्तर, शिक्षा के संबंध में अरविंदो घोष का कहना था कि शिक्षा का लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यद्यपि छात्रों को अपने मूल से जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का लाभ भी उठाना चाहिए। छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए। प्रश्न 10, अंग्रेजी भाषा सीखने की जरूरत पर मैकाले ने जोर क्यों दिया, उत्तर, मैकाले का मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की सबसे श्रेष्ठतम कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। भारतीय लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। इसलिए अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए मैकाले ने जोर दिया था। प्रश्न 11, जेम्स मिल की राय में देशी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता था, उत्तर, जेम्स मिल का विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए।
उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय यह पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता हासिल कर ली है। प्रश्न 12 चार्ल्स वुड के वुड्स डिस्पैच नीति पत्र में क्या संदेश था? उत्तर चार्ल्स वुड के वुड्स डिस्पैच नीति पत्र में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए कहा था कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने के कितने व्यावहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। उनके मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल त्रुटियों से भरा पड़ा है, बल्कि यह लोगों के काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव भी पैदा नहीं करता है। प्रश्न 13 सन 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थी? संक्षेप में लिखिए। उत्तर एडम के अनुसार बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थी, जिनमें 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वालों की संख्या काफी बड़ी, यानी 20 लाख से ज्यादा थी। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी। अमीरों को ज्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल थी। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। प्रश्न 14 सन 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए? उत्तर सन 1854 के बाद अंग्रेजों ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के भी प्रयास किए गए। प्रश्न 15 महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे? उत्तर महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनका कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की अपेक्षा केवल पढ़ने लिखने पर केंद्रित है। प्रश्न 16 शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी? उत्तर शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में की थी। जब वह बच्चे थे तब वह स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहां उनका दम घुटता था। स्कूल उन्हें जेल लगता था क्योंकि बच्चे वहां अपना मन चाहा नहीं कर पाते थे। जब वह बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा
जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वह अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। उनका मानना था कि रचनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में शांति निकेतन की स्थापना की थी। प्रश्न 17 शिक्षा के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचारों में क्या अंतर था? उत्तर, बहुत सारे मामलों में रविंद्रनाथ टैगोर एवं महात्मा गांधी कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में दोनों की राय में फर्क था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना की कट्टर आलोचक थे, जबकि टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता एवं भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी जोर दिया, जबकि गांधी जी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा के प्रभाव में आकर लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। गांधी जी की राय थी कि केवल पढ़ना और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम अगले अध्याय के साथ पुनः मिलेंगे।